वंदे मातरम। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा वर्ष 2024-25 इस सत्र के लिए ब्लूप्रिंट लगभग सभी बोर्ड कक्षाओं के जारी किए जा चुके हैं और इसी क्रम में मैं आज कक्षा 12 राजनीति विज्ञान के ब्लूप्रिंट के संबंध में थोड़ी सी आपसे चर्चा करूंगा। काफ़ी कुछ परिवर्तन हुआ है पुराने ब्लूप्रिंट में और इस ब्लूप्रिंट में। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो पुराने ब्लूप्रिंट में थे कम थे, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों की संख्या है वो भी बढ़ाई गई है। इस बार के ब्लूप्रिंट के अंदर जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो एक एक नंबर का क्वेश्चन होगा और करीबन 18 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 18 अंक के होंगे। जो ब्लैंक स्पेस वाले हैं, रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन हैं, वो 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और 6 नंबर के जो क्वेश्चन है वो रिक्त स्थान वाले पूछे जाएंगे। वेरी शॉर्ट आंसर वाले अतिलघुतरात्मक प्रश्नों की संख्या 12 रहेगी। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और ये कुल 12 प्रश्न पूछे जाएंगे। शॉर्ट आंसर वाले हैं 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 20 अंक के पूछेंगे। लॉन्ग आंसर वाले होंगे वो 3 नंबर का प्रत्येक होगा, 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 12 नंबर के होंगे। और निबंधात्मक क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये अथवा के अंदर होंगे। इस तरीके से कुल आपके 80 नंबर का है वो पेपर होगा और 80 नंबर के साथ 20 अंक का आपका 17 अंक हो जाएगा और 100 अंक का आपका बोर्ड क्लास का पेपर बनेगा। क्वेश्चनों की संख्या में थोड़ा परिवर्तन किया गया है। पिछले के अंदर जो ब्लूप्रिंट था और पिछला पेपर था जिसके अंदर 50 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, इस बार क्वेश्चन 53 पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप और जो 1 नंबर के क्वेश्चन है इनकी बात करें तो पिछले ब्लूप्रिंट के अंदर ये करीबन 30 एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इस बार 12, 18, 30 और 36 के समथिंग क्वेश्चन इस बार पूछे जाएंगे। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएंगे। इससे एक बेनिफिट ये होगा कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो विद्यार्थियों को ज़्यादा मिलेंगे। थोड़ा फैक्ट है वो भी विद्यार्थियों को ज़्यादा याद करना पड़ेगा। तो बड़ी बड़ी योजना ये रहेगी, इस प्रकार अंकों का विभाजन रहेगा क्लास 12th के लिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए। और क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस की 2 किताबें हैं। प्रथम भाग है वो समकालीन विश्व राजनीति का है और ये जो किताब है ये भी आपके 40 अंक की है। द्वितीय भाग है वो है स्वतंत्र भारत की राजनीति और ये किताब है 40 अंक की, यानी 40-40 अंक की 2 किताबें हैं जो क्लास 12th के बोर्ड में है। जो प्रथम भाग है समकालीन विश्व राजनीति का, मैं बहुत बड़ी विस्तृत चर्चा तो अभी इस पर नहीं करूँगा। मैं सिर्फ इतनी ही चर्चा करूंगा कि किस पार्ट से कितने अंकों के पूछे जाएंगे। बाद में मैं कोशिश करूंगा पूरे सिलेबस को एक्सप्लेन करने की, थोड़ी थोड़ी बात कर लेता हूँ। 2 ध्रुवीयता का अंत, यहीं से शुरुआत होती है। देखो, समकालीन विश्व राजनीति की जो शुरुआत होती है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से होती है और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का जो समय है वो शीत युद्ध के दौर के नाम से जाना जाता है। लेकिन कोरोना काल के समय जो सिलेबस में कटौती हुई थी अभी उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है, इसलिए शीत युद्ध के दौर वाला अध्याय है वो इस किताब में इस बार के लिए है नहीं। 2 ध्रुवीयता का अंत, यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यानी शीत युद्ध के दौर के अंदर अमेरिका और सोवियत संघ के नेतृत्व में जो 2 ध्रुव बने थे वो किस प्रकार समाप्त हो जाते हैं और किस प्रकार से सोवियत प्रणाली की समाप्ति हो जाती है। 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, इसकी चर्चा होगी इस पार्ट के अंदर। इस पार्ट के अंदर 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 1-1 नंबर का और 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा 4 नंबर का। इस तरीके से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस पार्ट से और ये तीनों क्वेश्चन है वो 6 अंक के होंगे। दूसरा है सत्ता के समकालीन केंद्र या सत्ता के वैकल्पिक केंद्र कह दो। जब सोवियत संघ का विघटन हो गया और सोवियत संघ के विघटन के बाद बहुत सारे शक्तियों का उदय हुआ। सत्ता के समकालीन केंद्रों के रूप में हम आसियान है, सार्क है, जो संगठन बन रहे हैं आर्थिक शक्ति के रूप में, उन संगठनों की चर्चा इस पार्ट के अंदर हुई है।
सत्ता के समकालीन केंद्र के अंदर से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे 1-1 नंबर के, और 1 प्रश्न पूछा जाएगा 3 नंबर का, यानी कुल 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये क्वेश्चन 6 नंबर के पूछे जाएंगे। दूसरा है समकालीन दक्षिणी एशिया। समकालीन दक्षिणी एशिया के केंद्र में भारत है, तो भारत और इसके पड़ोसी देशों की चर्चा हुई है। समकालीन दक्षिणी एशिया के अंदर कौन कौन से देश आते हैं, यहाँ की राजनीतिक व्यवस्थाएं कैसी है, इन देशों के अंदर लोकतांत्रिक प्रणाली वो किस तरीके से स्थापित हुई है, इसकी चर्चा हुई है समकालीन दक्षिणी एशिया के अंदर। इस अध्याय से आपके 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 1-1 नंबर के, और 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका 2 नंबर का। कुल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 5 क्वेश्चन कितने अंक के पूछे जाएंगे? 6 अंक के पूछे जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अंदर आपका 1 क्वेश्चन 1 नंबर का, 1 2 नंबर का और 1 3 नंबर का, इस तरीके से कुल 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये 3 क्वेश्चन 6 अंक के होंगे। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अंदर सबसे ज़्यादा जो चर्चा हुई है वो ये है यूएनओ की। यूएनओ के बारे में, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में एक न एक क्वेश्चन काफ़ी समय से पूछा जाता है, हो सकता है इस बार के एग्जाम में भी पूछे। अगला है पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन वाला अध्याय। देखो, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन मुख्य रूप से विषय भूगोल का है। 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ, और इस प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के बाद पर्यावरण के मुद्दे को विश्व राजनीति में शामिल किया गया। तो इस अध्याय के अंदर पर्यावरण से संबंधित जो भी मुद्दे हैं उनकी चर्चा करेंगे। प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान समय में जो अंधाधुंध दोहन हो रहा है उनका संरक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है। पर्यावरण के मुद्दे पर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के देशों के दृष्टिकोण में जो भिन्नता है उसकी चर्चा हम इसके अंदर करेंगे। इस अध्याय के अंदर 3 क्वेश्चन 1-1 नंबर के पूछे जाएंगे, और 1 क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जाएगा। कुल 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये 5 नंबर के होंगे। समकालीन विश्व में सुरक्षा वाले अध्याय से, इसके अंदर वर्तमान में विश्व को जो सुरक्षा की आवश्यकता महसूस हो रही है, आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा, दोनों प्रकार की सुरक्षा है। खतरे के जो नए नए स्रोत उत्पन्न हो रहे हैं उनके बारे में, एक देश को शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए क्या करना चाहिए, भारत को अपनी सुरक्षा रणनीतियाँ किस तरीके से बनानी चाहिए, इस पर चर्चा हुई है समकालीन विश्व सुरक्षा वाले अध्याय में। 3 क्वेश्चन 1-1 नंबर के पूछे जाएंगे, और 1-2 नंबर का पूछा जाएगा, यानी 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वैश्वीकरण से किस प्रकार भारत 1991 के बाद से वैश्वीकरण को अपनाता है, अर्थव्यवस्था के अंदर खुलापन लाता है, कौन से कारण हैं जो वैश्वीकरण के कारण बनते हैं, वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव क्या है। ये एक बहुआयामी अवधारणा है, तो मानव जीवन के विभिन्न पक्षों पर ये किस तरीके से प्रभाव डालती है, इस पर चर्चा हुई है वैश्वीकरण वाले अध्याय के अंदर। इसमें 2 क्वेश्चन 1-1 नंबर के, 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर के पूछे जाएंगे, कुल 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये 6 नंबर के पूछे जाएंगे। इस तरीके से आपका जो प्रथम भाग है वो 40 अंक का होगा। दूसरी जो आपकी किताब है वो है स्वतंत्र भारत की राजनीति, और जिसका पहला पार्ट है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। जब 1947 में भारत स्वतंत्र हो गया, और स्वतंत्रता के बाद भारत को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, 3 चुनौतियाँ सबसे प्रमुख चुनौतियों के रूप में भारत के सामने आती है। तो प्रथम 3 अध्यायों में 3 चुनौतियों के बारे में चर्चा होगी। राष्ट्र निर्माण के अंदर हम पढ़ेंगे भारत के समक्ष आने वाली चुनौतियाँ, और फिर किस तरीके से भारत का जो एकीकरण हुआ है 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में दिया गया विशेष भाषण, वहीं से हम इसकी शुरुआत करेंगे, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इस राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों से 1 क्वेश्चन 1 नंबर का और 1 क्वेश्चन 4 नंबर का, यानी निम्न धातुओं के क्वेश्चन पूछा जाएगा। कुल 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 5 अंक के होंगे। दूसरा जो अध्याय है वो एक दल के प्रभुत्व का दौर है। प्रथम आम चुनाव 1952 में हुए, और प्रथम आम चुनावों से ही कांग्रेस पार्टी, जो एक संपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पूरे देश की पार्टी थी, वो चुनाव जीत जाती है, और प्रथम 3 चुनावों के अंदर कांग्रेस का पूर्ण प्रभुत्व बना रहता है। तो हम एक दल के प्रभुत्व के दौर में कांग्रेस को ही पढ़ेंगे, किस प्रकार कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है, और वो
कब तक चलता है, इसकी चर्चा इस पार्ट के अंदर करेंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जाएगा, कुल 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 4 अंक के होंगे इस अध्याय से। नियोजित विकास की राजनीति। जब भारत स्वतंत्र होता है तो उसके पास पूंजीवाद, सामने पूंजीवादी और साम्यवादी 2 मॉडल होते हैं। भारत किस तरीके से मिश्रित अर्थव्यवस्था को स्वीकार करता है, 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत होती है, और किस तरीके से वो नियोजन को अपनाता है, सोवियत संघ से इस विचारधारा को ग्रहण करता है और एक व्यवस्थित तरीके से, नियोजित तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, किन किन योजनाओं में कितना कितना व्यय करता है, किस सेक्टर पर सबसे ज़्यादा ध्यान देता है, इसकी बात हम नियोजित विकास की राजनीति में होंगी। 3 क्वेश्चन 1-1 नंबर के पूछे जाएंगे, 1 क्वेश्चन 2 नंबर का, कुल 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 5 अंक के क्वेश्चन इस अध्याय से पूछे जाएंगे। भारत के विदेशी संबंध, भारत के विदेश नीति की बात करेंगे। किस तरीके से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में विदेश नीति की झलक मिलती है, फिर विदेश नीति की विशेषताओं की, और भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उन पड़ोसी देशों के साथ भारत के विवाद और सहयोग के मुद्दों की चर्चा इस पाठ के अंदर हुई है। 3 क्वेश्चन इस अध्याय से 1-1 नंबर के पूछे जाएंगे, 1 क्वेश्चन 2 नंबर का, 4 नंबर के क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 5 अंक के ये क्वेश्चन होंगे। अगला अध्याय कांग्रेस प्रणाली, चुनौती और पुनर्स्थापना। देखो, कांग्रेस का एक जो लगातार शासन चला उसी को हमने कांग्रेस प्रणाली नाम दिया। कांग्रेस प्रणाली के समक्ष किस तरीके से चुनौतियां उत्पन्न होती है। 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद उत्तराधिकार की चुनौती, फिर लाल बहादुर शास्त्री का अचानक निधन हो जाना, उसके बाद फिर से चुनौती, फिर इंदिरा गांधी का प्रधानमंत्री बनना और इंदिरा गांधी के सम्मुख चुनौतियाँ, और फिर कांग्रेस प्रणाली किस तरीके से कांग्रेस पार्टी पुनः चुनाव जीत करके सत्ता में आ जाती है, 1971 के अंदर पुनर्स्थापना हो जाती है। इसकी चर्चा इस अध्याय में हुई है। इस अध्याय से 3 क्वेश्चन 1-1 नंबर के पूछे जाएंगे और 1 क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 5 अंक के होंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। किस तरीके से 1971 के बाद इंदिरा गांधी का जो रवैया रहता है, 1975 के अंदर आपातकाल लग जाता है, कुछ समय के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था ठप हो जाती है, जिसका हमने नाम दिया लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। इस अध्याय से 2 क्वेश्चन 1-1 नंबर के, 1 क्वेश्चन 3 नंबर का, 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 5 अंक के होंगे। क्षेत्रीय आकांक्षाएं। जब तक केंद्र में कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व था और अधिकांश राज्यों में कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व था, तो क्षेत्रीय दल अस्तित्व में नहीं आए, लेकिन धीरे धीरे क्षेत्रीय दल अस्तित्व में आने लगे। धीरे धीरे स्वायत्तता की मांग उठने लगी और बहुत सारे क्षेत्रों से स्वायत्तता की मांग की गई। तो किस तरीके से केंद्र ने क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूर्ण करने की कोशिश की है, इसकी चर्चा हुई है इस अध्याय में। 3 क्वेश्चन 1-1 नंबर के और 1 क्वेश्चन 2 नंबर का, 4 क्वेश्चन पूछेंगे। टोटल अध्याय 5 नंबर का होगा। भारतीय राजनीति के नए बदलाव। 1991 के बाद जो नए परिवर्तन आए धर्मनिरपेक्षता पर, 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। धर्मनिरपेक्षता पर एक नया मुद्दा शुरू हो गया। 1978 में मंडल आयोग का गठन किया गया, तो आरक्षण जैसे मुद्दे भारतीय राजनीति में हावी हो गए। तो ऐसी बहुत सारी जो नए भारतीय राजनीति में बदलाव हुए उनकी चर्चा इस अध्याय के अंदर हुई है। इस अध्याय के अंदर 4 क्वेश्चन 1-1 नंबर के पूछे जाएंगे और 1 क्वेश्चन 2 नंबर का, 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कुल 6 अंक के होंगे। मैंने सिर्फ 1-1 अंक का बताया, मैंने ये नहीं बताया कि 1-1 अंक के अंदर जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो भी 1 का है, जो रिक्त स्थान वाला वो भी 1 का है, तिलोत्तरात्मक भी 1 का है। तो मैंने 1 नंबर जहाँ भी कहा है उसका मतलब वहीं से वस्तुनिष्ठ भी पूछा जा सकता है, रिक्त स्थान वाला भी पूछा जा सकता है और लघुत्तरात्मक भी पूछा जा सकता है। तो एक बड़ा बड़ा ढांचा है आपके सामने कि किस अध्याय का कितना वेटेज है और कितना पूछा जाएगा। मैं तो आपको ये कहना चाहूँगा कि सभी इम्पोर्टेंट है। अगर हम छोड़ने की कोशिश करते हैं, इतना बड़ा सिलेबस नहीं है, नॉर्मली सिलेबस है। और दूसरी बात, जो विद्यार्थी CUET वगैरह का टारगेट लेकर के चलते हैं उनको लिए तो ये बहुत ही विस्तृत पढ़ना चाहिए। एक और बता रहा हूँ, जो ये 1 नंबर वाले क्वेश्चन है उनके लिए मैंने कमल क्लासेस नाम के टेलीग्राम चैनल पर पॉलिटिकल साइंस की पूरी क्विज डाल दी। इसके सिवाय बोर्ड परीक्षाओं के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए मैंने एक टेस्ट सीरीज बना करके दे दी। CUET के लिए टेस्ट सीरीज 2024 की बनाई हुई है, थोड़ा सा मैं उसे अपडेट कर रहा हूँ, 2025 की अपडेट भी मिल जाएगी। पिछली बार
मेरे द्वारा पॉलिटिकल साइंस के अंदर 18 विद्यार्थियों का CUET के अंदर बहुत अच्छा स्कोर रहा। एक बच्ची भावना राठौड़ जिसने पॉलिटिकल साइंस में CUET में पूरे भारत में पूरे में से पूरे अंक प्राप्त किए। तो बहुत अच्छे विद्यार्थी इससे लाभान्वित हुए हैं। आप भी इसे पढ़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल पर निःशुल्क डाल रहा हूँ, कोई पैसे नहीं है। आराम से आप पढ़िए और आगे बढ़िए। बोर्ड क्लास के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा की अग्रिम शुभकामनाएं। एक बहुत अच्छी रणनीति बना करके आप आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।